हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिकुल्स। और हाँ बच्चों, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट हमारे बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक्चुअली में बेस्ड होते हैं बायोमोलिकुल चैप्टर पे। बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हकीकत कहानी ये होती है कि हम लोगों को बायोमोलिकुल्स नहीं आ रहा होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है और बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लाइफ का ऑरिजिन हुआ है वो अर्थ पे हुआ है। अब जो लाइफ का ऑरिजिन अर्थ पे हुआ है तो उसमें सबसे पहले क्या बना होगा, तो सेल बना होगा। यानी कि जो लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है वो कौन है, सेल है। अच्छा, सेल क्या किस चीज का बना होता है, तो सेल बना होता है लिपिड का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी उसमें लगे हुए होते हैं। यानी कि सेल कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है और उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। तो अब मुद्दा यह है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो कंपाउंड है जो अर्थ पे पहले से मौजूद था। अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। अब जब हम लोग लाइफ के ऑरिजिन के सेंस में बात करेंगे तो अर्थ का जो प्रीवियस इन्वायरमेंट हुआ करता था वो एक रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट हुआ करता था। और उस रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में एक ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ था जिस कंडीशन के तहत इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ एनर्जी के प्रेजेंस में, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इसके प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो वो कंडीशन तो धरती पे अब दोबारा लौट नहीं सकता है, क्योंकि अब जो धरती पे कंडीशन है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। अब तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, लेकिन प्रिमिटिव अर्थ जो था, जो पहले अर्थ बना था, उस समय ये माना जाता है, साइंस के अनुसार ये माना जाता है कि उस समय एटमॉस्फेयर में O2 नहीं हुआ करता था। तो इस एनवायरनमेंट को हम लोग कहते थे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, और वो सपोर्ट किया था केमिकल इवोल्यूशन को, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड स्टडी किया जाता है इनटू द चैप्टर ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन मुद्दा यह है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसका फॉर्मेशन हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या आज के डेट में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन नहीं होता है? हाँ, होता है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। और ग्लूकोज एक प्रकार का कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन तो आज भी हो रहा है, लेकिन लिविंग सिस्टम करता है। तो अब मुद्दा है बायोमोलिकुल हम कहेंगे किसको। तो बायो मतलब हो गया लिविंग, और मॉलिक्यूल तो फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल तो आप समझ ही रहे हैं। तो लिविंग मॉलिक्यूल। अब ये लिविंग मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या है, तो ये है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इनटू द सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको कहा जाता है बायोमोलिक्यूल, या सीधी भाषा में बात करें तो ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो होता है वो कैसा कंपाउंड होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, जो कि कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, प्रेजेंट इन लिविंग सेल, लिविंग सिस्टम में या सेल में पाया जाएगा। इसको आप कहते हैं कौन सा चीज, बायोमोलिक्यूल। अब मुद्दा यह है कि बायोमोलिक्यूल तो इसको कहा जा रहा है, लेकिन बायोमोलिक्यूल के अलावा क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक लिविंग सिस्टम में नहीं पाया जाता है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाया जाता है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाया जाता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, और वो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ विल यू एनालाइज द बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमोलिकुल्स पाए जाते हैं आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहां पर करेंगे, टेक अ लीफ, लीफ ले लिया जाएगा, अगर प्लांट पे पढ़ना चाहते हैं तो लीफ ले लिया जाएगा, या फिर जो है यहां पे क्या ले लिया जाएगा, पीस ऑफ लीवर, लीवर का टुकड़ा ले लिया जाएगा और इसको क्या किया जाएगा ना, इसको क्रश कर दिया जाएगा। मॉर्टर और पेस्टल, जो घर में अदरक वगैरह को कूचने के लिए मॉर्टर और पेस्टल का इस्तेमाल किया जाता होगा, कटोरे टाइप का होता होगा, ओखली भी जिसको कहा जाता है, ओखली थोड़ा बड़ा वाला रूप को कहा जाता है, तो छोटा सा कटोरे टाइप का होता होगा, वो है मॉर्टर, और जिससे हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेस्टल। तो उसमें क्या करना है, इसको डाल देना है और डालने के बाद उसको क्रश कर देना है। क्रश करने के साथ साथ उसमें मिक्स कर देना है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, कीप इन mortar, crush with pestle and also mix trichloroacetic acid। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसको हम लिख सकते हैं CCl3COOH। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को मिला देना है और उसको बढ़िया से क्रश करना है। अब ये एसिड जो होता है ना बच्चों, ये क्या करेगा ना, सेल वॉल अगर है तो उसको डिसॉल्व कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा। तो डिसॉल्व कर देगा तो सोचो जरा कि ये सेल है ना, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वगैरह है ना, इसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह वगैरह होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। और अगर हम मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे, अगर हम मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे तो बताइए तो क्या होगा, तो एक पेस्ट बनेगा, एक ऐसा पेस्ट बनेगा जिसमें साइटोप्लाज्म का जितना भी फ्लूइड वाला कंपोनेंट होगा वो बह रहा होगा, प्लस ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये किसका बना होता है, तो ये लिपिड के बाइलेयर का बना होता है। और जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में जो पानी वाला कंटेंट है उसमें ये लिपिड का बाइलेयर का छोटा छोटा टुकड़ा आएगा, तो ये क्या बना लेगा, छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेंगे, है ना, और ये उसमें तैर रहे होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो डिसॉल्व हो गया होगा, तो उसके अंदर भी यही कहानी हुई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो गया होगा, तो उसके लिए भी यही कहानी हुई होगी। तो मतलब कुल मिला के एक पेस्ट बन गया होगा जिसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो घुली हुई होंगी और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ऊपर तैर रही होंगी, है ना, और कुछ बड़े बड़े कंपाउंड होंगे और कुछ छोटे छोटे कंपाउंड होंगे। ये सारी चीजें एक पेस्ट में मौजूद होगा। तो ये काम हमें कर देना है। अब ए पेस्ट विल फॉर्म अ पेस्ट, या कह सकते हो रस बन जाएगा, स्लरी बन जाएगा, स्लरी विल फॉर्म, एक स्लरी बन चुका है। अब क्या बारी आती है, तो अब इसको छान लिया जाए, फिल्टर किया जाए। तो फिल्टर करने के लिए हम क्या लेंगे ना, पतला से पतला कपड़ा लेंगे। तो या तो कॉटन का एकदम पतला सा कपड़ा लेंगे, थिन कॉटन क्लॉथ लेंगे, या फिर लेंगे चीज क्लॉथ, मखमल का कपड़ा। फिल्टर इट with thin cotton cloth और चीज क्लॉथ के माध्यम से या फिर थिन कॉटन क्लॉथ के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा, फिल्टर कर लिया जाएगा। और जब इसको फिल्टर किया जाएगा बच्चों, तो आपको क्या लगता है, कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे चाय जब आप छानते हो तो चाय छनने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिक्विड होता है वो कप में छन जाता है, लेकिन उस चाय में चाय पत्ती भी तो रहा होगा, और भी अगर आपने कुछ डाला होगा तो वो भी रहा होगा। तो वो तो चूंकि बड़ा बड़ा दाना रहता है, इनसॉल्युबल रहता है, तो वो क्या होता है, वो छन्नी में ही अटक जाता है और वो फिल्टर नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप यहाँ पे फिल्टर कर दोगे, तो फिल्टर करोगे तो दो चीजें आपको ऑब्टेंड होंगी, एक जो फिल्टर हुआ होगा और एक जो फिल्टर नहीं हुआ होगा। तो जो फिल्टर हुआ होगा, दोज विच गेट फिल्टर्ड
आर कॉल्ड फिल्ट्रेट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट कहेंगे। लेकिन जो फिल्टर नहीं हुआ होगा, दोज विच आर नॉट फिल्टर्ड कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? रिटेंटेट। उसको हम लोग कहेंगे रिटेंटेट। वो फिल्टर नहीं हुआ उसको कहा जाएगा रिटेंटेट। अब बताओ फिल्टर कौन हुआ होगा? तो वही ना हुआ होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज बड़ा छोटा छोटा सा रहा होगा, जो आराम से उस कपड़े को पार कर गया होगा। अच्छा, साइज में छोटा छोटा रहा होगा तो एसिड में सॉल्युबल भी रहा होगा। तो एसिड सॉल्युबल यानी कि बताओ ये जो पेस्ट बना है या स्लरी बना है, ये छानने के बाद दो डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया गया कि नहीं बांट दिया गया? इन दो डिफरेंट हिस्सों को कहेंगे दो पुल बन गया, दो अलग अलग पुल बन गया। एक वो पुल है जो एसिड में घुला था इसलिए वो छन गया, तो इसको आप कौन सा पुल कहेंगे? इसको आप कहेंगे एसिड सॉल्युबल पुल। इसको कहा जाएगा एसिड सॉल्युबल पुल। और जो नहीं छना, जो साइज में बड़ा रह गया, वो कौन सा पुल होगा बच्चों? तो वो होगा एसिड इनसॉल्युबल पुल। ये एसिड इनसॉल्युबल पुल होगा। अच्छा, एक और चीज, जो एसिड सॉल्युबल पुल होगा इसमें मॉलिक्यूलर साइज कैसा रहा होगा? छोटा रहा होगा कि बड़ा रहा होगा? तो मॉलिक्यूलर साइज छोटा रहा होगा। तो मॉलिक्यूलर साइज जो छोटा रहता है उसको हम लोग कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बताइए एसिड सॉल्युबल पुल में कौन मौजूद होगा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। और यहां कौन मौजूद होगा? तो यहां मौजूद होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो यहां पे मौजूद होगा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल कौन है? तो माइक्रो मॉलिक्यूल वो कंपाउंड है, वो बायोमॉलिक्यूल्स है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ना बच्चों, अगर सिंपल भाषा में हम लोग बात करें तो 18 डाल्टन से लेकर के 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन के बीच में होगा। या ऐसे अगर आम भाषा में हम लोग बात करें तो 1000 डाल्टन से क्या होगा? कम होगा। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कितना होगा? तो वो होगा 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा। 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा। और सिंपली आप बोल सकते हैं लेस देन होगा 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से क्या होगा? कम होगा। 1000 डाल्टन से कम होगा। तो वो बायोमॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो इसका कितना होगा? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट देखा गया ना तो 10,000 डाल्टन के रेंज में जाता है। या आम भाषा में कह सकते हैं कि ये 1000 से कम है तो ये कितना से ज्यादा होगा? 1000 से ज्यादा होगा। तो बायो मॉलिक्यूलर वेट का इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना आएगा? इन रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन और मोर देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा। तो आप बताइए बच्चों, आप आराम से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सीधा क्या बोलना है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई बायोमॉलिक्यूल को कैसे एनालाइज करोगे, तो कहना कि जो लिविंग टिश्यू को आप एनालाइज करना चाहते हो उसको लो, मॉर्टर में डालो, पेस्टल से बढ़िया से कूचो, क्रश करो, और क्रश करने के बाद उसमें एसिड मिलाओ और कूचते रहो, मिलाते रहो, ताकि एक बढ़िया से स्लरी बन जाए। आपका स्लरी बन गया है तो छान लो। छानने के बाद आपको दो चीजें मिलेंगी, कुछ वो जो छनी होंगी और कुछ वो जो नहीं छनी होंगी। जो नहीं छनी होंगी उनको हम रिटेंटेट कहेंगे, और ये इसलिए नहीं छनी है क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल है और मॉलिक्यूलर वेट इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए ये नहीं छना है। और जो छन गया होगा वो आपका एसिड सॉल्युबल पुल है। क्लियर है?
अब आया साइंटिस्ट लोगों के मन में कि भाई ये तो हम लोगों ने बता दिया, लेकिन एनालाइज तो करो कि जो छना है उसमें कौन कौन है और जो फिल्टर नहीं हुआ है उसमें कौन कौन है। तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर क्या किया ना कि जितना चीज जो छन गया था, फिल्टर हो गया था, वो तो पूरा सब एक साथ ही था। तो साइंटिस्ट लोगों ने जितना कंपाउंड उसमें था फिल्टर हुआ वाला में, सबको एक दूसरे से पहले अलग किया, है ना। सबको एक दूसरे से क्या किया, अलग किया। अलग करने का टेक्निक जो है ना वो एनालिटिकल टेक्निक है, फिल्ट्रेशन टेक्निक है। इस टेक्निक में सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का एक टेक्निक यूज होता है, क्रोमैटोग्राफी नाम का एक टेक्निक यूज होता है, जो कि हम लोगों के क्लास 12th तक के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। तो हम सीधा सीधी बोल सकते हैं कि टेक्निक्स आर अवेलेबल, टेक्निक्स होते हैं जिस टेक्निक के माध्यम से जो कंपाउंड का मिक्सचर हमको यहाँ पे मिला है उन सारे कंपाउंड को पहले हम एक दूसरे से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर प्यूरिफाई कर लेंगे ताकि वो अकेला अकेला सिंगल सिंगल मिले। यानी कि वो तो पेस्ट में मिला होगा, ग्रुप में मिला होगा, तो हम चाहते हैं पहले सबको अलग अलग कर लेंगे। कर लिए। अब जब सबको अलग अलग कर लिए तो सबको आप पढ़ना चालू करो, एनालाइज करना चालू करो, और एनालाइज करने के बाद पता चला कि इसमें जितने भी पाए जाते थे ना सबका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम था, और इसमें जितने भी पाए जाते थे ना सबका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या था, ज्यादा था। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कि एसिड सॉल्युबल पूल में कौन पाया गया था और एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो है वो कौन पाया गया था। जितने भी सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहां पे बात करें कौन सा है, तो मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कहने का मतलब हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे। तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स या एसिड सॉल्युबल पूल ज्यादा बेहतर रहेगा। एसिड सॉल्युबल पूल में कौन कौन पाया गया, तो यहां पे हम बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। देखिए एसिड सॉल्युबल पूल में पाया गया हम लोगों को मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, देखिए मोनोसैकेराइड जो होता है इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है बच्चों, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, रैमनोज है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैनोज हो गया, राइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया। दीज आर द सेवरल एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। हालांकि जो मोस्ट कॉमन है वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। अच्छा, मोनोसैकेराइड के अलावा और यहाँ पे कौन पाया गया, तो अमीनो एसिड्स पाया गया बच्चों, अमीनो एसिड्स पाया गया। अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो अमीनो एसिड जो है वो एसिड सॉल्युबल पूल में पाया गया। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड पाया गया बच्चों, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कहने का मतलब है 2, 3, 4 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ के छोटा छोटा चेन बनाया होगा, उस चेन को हम लोग क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड। जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। सबके बारे में इस लेक्चर के साथ बने रहिएगा, आपको बीच में समझ में आने लगेगा कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ओलिगोसैकेराइड भी यहां पाया गया। इसके अलावा जो डीएनए वगैरह में नाइट्रोजन बेसेज होते हैं वो भी इसी में पाया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड नाम का एक स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी में पाया गया। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड नाम का एक स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी में पाया गया। और साथ ही साथ कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी पाए गए। ये सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखे गए हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी पाए गए, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह भी यहां पे क्या हुआ, पाया गया। सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑल्सो फाउंड लाइक सल्फेट, सल्फेट पाया गया, फॉस्फेट पाया गया वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें भी पाई गई, लेकिन हमको उनसे मतलब नहीं है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक, क्योंकि टॉपिक मेरा बायोमॉलिक्यूल का चल रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये सारी चीजें पाई गई, तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे,
कहां से कहां तक, मोनोसेक्राइड से लेकर के यहां तक, इनऑर्गेनिक को नहीं लेना है। इन सबको आप कहेंगे बायो माइक्रोमोलिकुल। यही है बायो माइक्रोमोलिकुल। बायो माइक्रोमोलिकुल है तो इनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता होगा, तो इनका मॉलिक्यूलर साइज जो होता है वो लेस देन 1000 डाल्टन होता है। चलिए अब एसिड इनसॉल्युबल पुल की बात की जाए। जो एसिड इनसॉल्युबल पुल है उसमें आपको कौन कौन पाया गया, तो इन सब का पॉलीमर पाया गया है ना। तो मोनोसैकेराइड का जो पॉलीमर होता है उसका नाम होता है बच्चों पॉलीसैकेराइड। इनका जो पॉलीमर होता है उसका क्या नाम होता है, पॉलीसैकेराइड। जैसे सेलुलोज हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, ये सब पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, अमीनो एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स, तो प्रोटीन भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो देखो न्यूक्लिक एसिड को आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं क्योंकि ये किसका है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। पॉलीसैकेराइड किसका पॉलीमर है, मोनोसैकेराइड का पॉलीमर है। और पॉलीपेप्टाइड किसका पॉलीमर है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। देखो यहां तो तीनों पॉलीमर आया, लेकिन एक ऐसा चीज आया ना बच्चों जो थोड़ा सा यहां पे दिमाग को हिला डाला, और वो चीज कौन था, वो था लिपिड, फैट। जो लिपिड होता है ना बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, इनफैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, या कोई भी जो ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन होते हैं उन सब का भी कंपोनेंट होता है, वो लिपिड जो है वो पाया गया कहां पे, एसिड इनसॉल्युबल पुल में। तो आप बोलोगे लिपिड भी तो एक प्रकार का पॉलीमर होता होगा, तो नहीं, लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। फिर भी लिपिड आपको मिला है किसके अंदर, एंड ऑल्सो लिपिड फाउंड इन रिटेंटेट। रिटेंटेट में कौन पाया गया है, लिपिड भी पाया गया है। अब लिपिड अगर रिटेंटेट में पाया जा रहा है तो मुद्दा यह है कि फिर प्रॉब्लम क्या है, तो भाई लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट चेक किया गया, और लिपिड का जब मॉलिक्यूलर वेट चेक किया गया ना तो पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से कम होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे लिपिड जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका, वो लेस देन कितना होता है, 1000 डाल्टन। सो लिपिड is a बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। लिपिड एक बायोमाइक्रोमोलिक्यूल होता है। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। लिपिड जो होता है वो पॉलीमर नहीं होता है। तो अब पंगा ये है कि वाई लिपिड, लिपिड जब मॉलिक्यूलर वेट में छोटा है तो भी लिपिड इन बड़े लोगों के साथ क्यों पाएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि है बच्चा और बड़े लोगों के साथ दोस्ती करके बैठा हुआ है। तो आखिरकार ये बच्चा बड़े लोगों के साथ दोस्ती करके क्यों बैठा हुआ है, तो पक्का इस बच्चे का कोई ऐसा लक्षण खराब होगा जो इन बड़े लोगों के साथ मैच करता होगा। और वो लक्षण ये है कि ये बड़े लोग बड़े होने की वजह से सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते हैं, और ये छोटा हाइड्रोफोबिक होने की वजह से सॉल्युबलाइज नहीं हो पाता है। तो लिपिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, इसलिए क्या नहीं हो पाता है, सॉल्युबलाइज नहीं हो पाता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक में फोबिया, फोबिया का मतलब होता है हेट करना। ये पानी को क्या करता है ना, हेट करता है। और पानी को हेट करता है तो पानी में घुलेगा तो नहीं ही, ये पानी के ऊपर ही क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, तैर रहा होगा। सो डू नॉट गेट फिल्टर्ड, सो डू नॉट गेट फिल्टर्ड। ये फिल्टर नहीं हो पाता है, तो बताइए बच्चों ये किस में पाया जाएगा, रिटेंटेट में पाया जाएगा। और ये सारे के सारे कौन है, तो ये सारे के सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल है कि मैक्रोमोलिक्यूल है, तो ये सारे के सारे जो होंगे वो होंगे मैक्रोमोलिक्यूल। इनको कहा जाएगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इन सभी लोगों का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया
एनालिसिस करने के बाद साइंटिस्ट को इतना कंक्लूजन मिला। तो इससे अगर हम वन लाइनर क्वेश्चन बना सके तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि बताइए एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाने वाले जितने भी बायोमोलिकुल्स थे क्या वो सारे के सारे बायोमाइक्रोमोलिकुल्स थे? हाँ बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर दूसरा लाइन पूछा जाए क्या सारा का सारा बायोमाइक्रोमोलिकुल एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि लिपिड भी एक बायोमाइक्रोमोलिकुल है लेकिन ये रिटेंटेट में पाया जाता है, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है। तो अगर स्टेटमेंट आया ऑल बायोमाइक्रोमोलिकुल्स आर प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, ऑल बायोमैक्रोमोलिकुल्स आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, बिल्कुल सही। चौथा स्टेटमेंट, एसिड इनसॉल्युबल कंसिस्ट ऑफ ओनली बायोमैक्रोमोलिकुल, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बायोमैक्रोमोलिकुल के अलावा बायोमाइक्रोमोलिकुल भी पाया जाता है। इसमें मैंने इनऑर्गेनिक के बारे में चर्चा नहीं किया है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक सेक्शन खत्म जिसमें ये समझा दिया गया कि आखिरकार आप बायोमोलिकुल को एनालाइज कैसे करेंगे, पहले तो आइसोलेट कैसे करेंगे, फिर एनालाइज कैसे करेंगे, और एनालाइज करने के बाद जो एग्जाम्पल्स थे वो सारे एग्जाम्पल्स आपको बता दिए गए, जो आगे इसी चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे सब चीज को क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो यहां तक उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको खत्म करते ही दूसरा क्वेश्चन मन में आया, और दूसरा क्वेश्चन मन में आया कि अगर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है लिविंग सिस्टम के अंदर? तो बिल्कुल होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा? हाउ टू एनालाइज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड? तो देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए ना बच्चों एक अलग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या किया जाएगा? परफॉर्म किया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं? एश ट्रीटमेंट करते हैं। एश, ASH मतलब राख, तो एश ट्रीटमेंट। वैसे अगर बात की जाए तो जितने लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक बहुत ही फेमस टेस्ट क्रिकेट का टूर्नामेंट चलता है जिसको एशेज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्यों नाम पड़ा है उनका एशेज? क्या इसके बारे में किसी को जानकारी है? तो उसका नाम एशेज इसलिए पड़ा है क्योंकि जब वो मैच पहली बार हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बहुत बुरे तरीके से हराया था। तो इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ चला था कि ऑस्ट्रेलियंस ने इंग्लैंड के टीम को जला दिया और राख जो है वो अपने साथ लेके चली गई। तो राख को ही अंग्रेजी में कहा जाता है एशेज, जिसपे इंग्लैंड के कप्तान ने उस समय एक वादा लिया, प्रॉमिस किया कि अगली बार इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हम बुरी तरीके से हराएंगे। और ये बहुत टक्कर का मैच होता है इन लोगों का, तो तभी से वो नाम पड़ गया एक छोटे से न्यूज की वजह से एशेज। उसी राख की हम बात करने जा रहे हैं। तो आप समझिए यहाँ पे राख का क्या लॉजिक है। यहाँ पे देखिए हाउ टू एनालाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके लिए आपको क्या करना है? फिर से टेक अ लीफ, यहाँ पे क्या लेना है? लीफ ले लेना है, या फिर कोई भी जो टिश्यू जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं वो टिश्यू ले लेना है और उसको पहले ना वजन कर लेना है, उसका वेट कर लेना है। वो जो वेट होगा बच्चों वो कैसा वेट होगा? ये वो वेट होगा जिसमें पानी भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि पानी तो आपने निकाला नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? टेक अ लीफ, लीफ हम लोग ले लिए। अब इसको हम क्या करने वाले हैं? वजन करने वाले हैं, वे इट, वे इट। कैसा वजन होगा ये? तो ये जो वजन होगा ये वजन होगा आपका वेट वेट, वेट वेट होगा। मतलब ये जो वजन होगा ये कैसा वजन होगा? भीगा हुआ वजन होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात क्या करेंगे तो इसको पूरे तरीके से सुखा देंगे, है ना? ड्राई इट कंप्लीटली, ड्राई इट कंप्लीटली, ड्राई इट कंप्लीटली। यहाँ बोर्ड भी हल्का सा भीग ही गया है तो इसको भी ड्राई कर लेना चाहिए, है ना? तो ड्राई इट कंप्लीटली, उसको पूरा अच्छे तरीके से क्या कर लिया जाएगा? ड्राई कर लिया जाएगा, ताकि उसका सारा का सारा पानी क्या हो चुका होगा?
इवापोरेट हो चुका होगा, और पानी अगर इवापोरेट हो जाएगा तो अब वजन जो होगा वो कैसा वजन होगा, तो ड्राई इट कंप्लीटली, पूरा सुखा लेना है, फिर उसका क्या करना है, वजन करना है, वे इट, और जब वे करेंगे तो कौन सा वजन आएगा बच्चों, ड्राई वेट आएगा। अब आप क्या करेंगे ना, जो वजन वेट में आया था और जो ड्राई वेट में आया है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे अंगूर और किशमिश, जो अंगूर होता है, अगर 1 केजी अंगूर को तौला जाए तो दाने जो चढ़ते हैं वो कम चढ़ते हैं, और 1 केजी किशमिश को अगर तौला जाए तो उसमें जो दाने चढ़ते हैं वो ज्यादा चढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो किशमिश होता है वो ड्राइड फॉर्म ऑफ ग्रेप होता है, ग्रेप को ड्राई किया जाता है, उसमें से पानी इवापोरेट कर जाता है, इसी वजह से उसका वजन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो वही वजन का यहाँ डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस बताएगा कि लगभग कितना % पानी हुआ करता है। और इससे आइडिया मिल गया बच्चों कि लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 70% से 90% जो होता है वो पानी का वजन होता है किसी सेल में। कोई भी लिविंग सेल आप उठा लो तो उसमें पानी का जो कॉम्पोजिशन होगा ना वो 70% से 90% होगा, मतलब सेल के वजन का मैक्सिमम प्रोपोर्शन पानी लेके जाता है, वाटर लेके जाता है। चलिए, अब इसको सुखा ही लिए थे तो आप जला भी दीजिए, तो आप इसको बर्न कीजिए, और बर्न कीजिएगा तो ऑक्सीजन की कमी मत होने दीजिएगा, बर्न इट कंप्लीटली, इसको बढ़िया से जला दीजिए। जब इसको आप बढ़िया से जला दीजिएगा तो क्या होगा, सारा का सारा जो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो जो बाई प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, वो CO2 और वाटर होता है। तो आप बोलोगे यहां तो आग लगा हुआ है, तो वाटर नहीं, वाटर वेपर होगा, है ना। तो वाटर वेपर अगर होगा तो हम यहां पे बोलेंगे बर्न इट कंप्लीटली, तो ऑल बायो मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज्ड एज किसके फॉर्म में, CO2 प्लस वाटर वेपर। CO2 और वाटर वेपर के रूप में क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब जब वो रिलीज हो गया तो क्या बचा होगा, राख बचा होगा, एस रिमेनिंग एस बचा होगा। अब इस राख को क्या करना है ना, स्टडी करना है, ठीक वैसे ही जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने किया था। इन राख में बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, तो पहला काम सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे से सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के बाद इसका एनालिसिस करना होगा। अच्छा, एनालिसिस करने के दौरान मॉलिक्यूलर वेट का आइडिया लगेगा, और जब मॉलिक्यूलर वेट का आइडिया लग जाएगा तो एक सपोजेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का आइडिया मिल जाएगा। तो यहां पे आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कंपाउंड का नाम पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों पता चला कि लिविंग सिस्टम में कौन कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। जैसे हड्डी में, हम लोगों के बोन में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। ये तो बस ऐसे ही हल्का सा हम नाम बताए हैं, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी भर भर के पाया जाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हो कि वो पाया जाता है। तो बताओ, दोनों प्रकार के कंपाउंड को एनालाइज करने का तरीका कंप्लीट तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी लोगों को। लेकिन इस टॉपिक को खत्म करते ही एक तीसरा सवाल मन में आ रहा है। अब वो तीसरा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो अर्थ है, क्योंकि हम लोग जो लाइफ है, जो सेल है, वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि इस धरती पे ही फॉर्म हुआ है। अब कैसे फॉर्म हुआ है ये तो आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाता है कि इस धरती पे ही फॉर्म हुआ है। अब अगर इस धरती पे ही फॉर्म हुआ है तो धरती के मिट्टी से ही बना होगा। हम लोग कहते भी है कहावत के लिए, हम इस मिट्टी से आए हैं। तो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर जो कंपोनेंट होगा, अर्थ का जो क्रस्ट वाला रीजन है, उस क्रस्ट में जो कंपोनेंट होगा
और हमारे शरीर में या प्लांट के शरीर में या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो कंपोनेंट होगा, एलिमेंट होगा, खास करके बात करना चाहते हैं एलिमेंट का, कंपाउंड का नहीं। देखो कंपाउंड अलग अलग हो सकता है, एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट जो होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। ये साइंटिस्ट लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि चलो जब क्वेश्चन आया तो आंसर निकालते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। बहुत हुआ कंपाउंड का एनालिसिस, अब की बार एलिमेंटल एनालिसिस। तो अब किसका एनालिसिस होगा? एलिमेंटल एनालिसिस होगा। किसका? अर्थ के क्रस्ट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी हिस्से का किया गया। दोनों का एलिमेंटल एनालिसिस किया गया और एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धरती के क्रस्ट में जो एलिमेंट्स पाए जा रहे थे ना बच्चों, वही एलिमेंट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में भी पाए जा रहे थे। हाँ, परसेंटेज वैरी करता है, किसी का परसेंटेज हमारे अंदर ज्यादा था तो अर्थ के क्रस्ट में वो परसेंटेज कम था, किसी का परसेंटेज अर्थ के क्रस्ट में ज्यादा था तो हमारे शरीर में वो कम था। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि एलिमेंट्स वेयर सेम into the earth crust as well as the body of living system। और छोड़ो ना बॉडी ऑफ सारे लिविंग सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी को पकड़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वो क्या था? सेम था, है ना। चलिए अब आपके सामने एक हम लिस्ट यहां पे मेंशन करते हैं, जो लिस्ट एक्चुअली में बुक में हम लोगों के मतलब जो हमारा टेक्स्ट बुक है NCERT उसमें मेंशन किया गया है और वो हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि उस लिस्ट से क्वेश्चंस एराइज किए जा सकते हैं। तो एलिमेंट को जब एनालाइज किया गया तो परसेंटेज देखा गया, है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्स है भाई, कौन कौन सा एलिमेंट्स है? एलिमेंट्स का देखा गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अच्छा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहां कहां देखा गया? तो एक तो देखा गया भाई अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में देखा गया, इन अर्थ क्रस्ट देखा गया, और एक देखा गया ह्यूमन बॉडी में। तब ना तुलना होगा, तो ह्यूमन बॉडी में भी यहां पे देखा गया। इन दोनों जगहों पे इनका क्या देखा गया है? कॉम्पोजिशन देखा गया। एंड आप देखेंगे कि सभी प्रकार के एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में थे वो ह्यूमन बॉडी में भी पाए जा रहे थे। जैसे नमूना के तौर पे हम आपको बताते हैं, सबसे पहला आता है कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप रिप्रेजेंट करते हैं O से, तो मालूम ही होगा। ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में मालूम है बच्चों कितना परसेंट होता है? 65% होता है। ऑक्सीजन 65% होता है ह्यूमन बॉडी में। ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो दूसरा जो आता है वो कौन है? कार्बन। कार्बन को आप C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना परसेंट होता है? 18.5% होता है। अगर हम इसके बाद बात करें तो आता है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करें ना बच्चों, तो ये होता है 9.5%। 9.5%। पुराना वाला जो NCERT था उसमें एक एरर हुआ करता था, हाइड्रोजन के बारे में लिख रखा था 0.5%, जिसको कभी ना कभी सही तो करना ही था। हालांकि नए वाले NCERT ने उस डाटा को सही कर दिया। हमेशा याद रखें, जो डाटा सही है वही याद करना है। कुछ इनकरेक्शंस NCERT में एक आध जगह पे आपको मिल जाते हैं, उनको कृपया याद करने का प्रयास ना करें, नहीं तो उस चीज की गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही का होगा, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होगा। तो सही डाटा याद रखना है 9.5%। अच्छा, इसके अलावा जो आता है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो वो होता है 3.3%। 3.3%, है ना। इसके बाद अगर हम यहां पे बात करें तो अब आता है सल्फर। पहले नाम लिख देते हैं, सल्फर। सल्फर के बाद आता है सोडियम। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आता है सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन ये तो मालूम ही है, सल्फर S, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सिलिकॉन Si। चलिए अब अगर हम बात करें सल्फर के बारे में, तो सल्फर यहां पे होता है
0.3%। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम होता है 0.2%। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम होता है 0.1%। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम होता है 1.5%। और अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन हम लोगों में जो होता है वो कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये तो हम लोगों के ह्यूमन बॉडी में हुआ बच्चों। तो अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, तो कॉमन सेंस है ना, ऑक्सीजन। अब सवाल उठता है कि क्या ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में भी इतना ही होता है? ना, इतना नहीं होता है। मात्र कितना होता है, 46.6% होता है। मतलब आप देख सकते हो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का मात्रा कम है और ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा क्या है, ज्यादा है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.03% होता है, जबकि हमारे बॉडी में आप देख सकते हो 18.5% के आसपास है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है वो 0.14% होता है, जबकि यहां पे ये 9.5% के आसपास है। तो आप देख लो इन तीनों में, ये तीनों के तीनों ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है और अर्थ क्रस्ट में क्या है, कम है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन बहुत ही कम होता है बच्चों, वेरी लिटल, इतना कम होता है कि इसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो बहुत कम होता है, जबकि हमारे शरीर में 3.3% होता है। लेकिन अब देखिए कहानी बदलने जा रहा है। सल्फर, अगर हम सल्फर की बात करें तो यहां पे जो होने वाला है, सल्फर जो है वो 0.03% है और यहां कितना है, 0.3% है, तो यहां भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोडियम की अगर यहां पे बात की जाए तो सोडियम जो होगा वो 2.8% होने वाला है और बाजू में देखो तो जरा कितना परसेंट है, तो 0.2% है। मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपका होता है लगभग 2.1% के आसपास। कैल्शियम की अगर बात की जाए तो वो होता है 3.6% के आसपास और ये होता है आपका 27.7% के आसपास। तो ये कुछ परसेंटेज है। तो आप देखिए जरा, ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये पांचों के पांचों ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिकॉन ये सारे के सारे कम होते हैं ह्यूमन बॉडी में एज कंपेयर्ड टू किसके, अर्थ क्रस्ट। क्लियर है ना? तो ये कुछ डाटा है जो एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है और ये आप लोगों को भी इसी प्रकार से याद होना चाहिए। वैसे तो होना चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो बिल्कुल याद होना चाहिए। कौन ह्यूमन के बॉडी में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट? तो पहला पांच, जो पहला पांच है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये पांचों के पांचों अर्थ क्रस्ट की तुलना में ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पे बनता है बच्चों कि कई बार पूछ देता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा बायोमॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो आपका मन करता है कि कैल्शियम बोल देंगे, कैल्शियम 1.5% है और सल्फर तो मात्र 0.3% है। लेकिन बोलना मत बच्चों, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना वो हमारे शरीर में भले ज्यादा है, लेकिन कैल्शियम जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट नहीं होता है, बायोमॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होता है। तो वैसे में आपको जवाब यहाँ पे फिर से कौन देना होगा, सल्फर ही देना होगा, क्योंकि अमीनो एसिड में सिस्टीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, मेथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है और ये दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का प्रेजेंस होता है, लेकिन कैल्शियम का ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंस नहीं होता है। तो अगर पूछेगा इन चारों के अलावा पांचवा कौन है, तो आपको आंसर एबंडेंट में किसका देना होगा, सल्फर का। क्लियर हो चुका है? तो ये रहा आपका वो लिस्ट जो आपको ध्यान होना चाहिए और ये था एलिमेंटल एनालिसिस। तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने कर लिया कि किस प्रकार से आप बायोमॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला एक्सपेरिमेंट आप सुना दोगे, जिसमें आपको बायो माइक्रोमॉलिक्यूल का भी कंसेप्ट मिल गया और बायो मैक्रोमॉलिक्यूल का भी कंसेप्ट मिल गया। अगर आपको इनऑर्गेनिक को कहेगा छांटने के लिए तो एस ट्रीटमेंट, राख वाला जो है वो समझा देना और राख वाले में ऑर्गेनिक को हवा में उड़ा देना।
अब सोचो तुम ऑर्गेनिक को बर्बाद कर दिए, जला दिए, नामो निशान मिटा दिए, तो ये एक एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट था कि कंस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट था? तो ये एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। इसलिए जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि एज ट्रीटमेंट, जिसके माध्यम से हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, वो एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट होता है। कारण समझ में आ गया? अच्छा, तीसरा साइंटिस्ट के मन में सवाल आया कि भाई साहब एलिमेंटल एनालिसिस भी तो करो। तो जब एलिमेंटल एनालिसिस अर्थ के क्रस्ट का और ह्यूमन के बॉडी का किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे, पहले तो ये पता चला कि एलिमेंट दोनों में सेम सेम थे, हाँ परसेंटेज में फर्क था। फिर उसके बाद पता चला कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अर्थ क्रस्ट में कम है और ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, और कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी में कम है लेकिन अर्थ क्रस्ट में क्या है बच्चों, ज्यादा है। क्लियर हो चुका है? तो ये एक सेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो बायोमोलिकुल्स है उन बायोमोलिकुल्स के बारे में, कि उन बायोमोलिकुल्स में बॉन्ड कौन कौन से होते हैं और फिर उनका स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक कुल मिला के अगर मोटा मोटी हम लोग बायोमोलिकुल्स के बारे में बात करें तो मोटा मोटी बायोमोलिकुल्स कौन कौन हो गया? एक प्रोटीन हो गया, पॉलीपेप्टाइड, दूसरा कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिसमें मोनोसेक्राइड भी हम लोग पढ़ लेंगे, ऑलिगोसेक्राइड भी हम लोग पढ़ लेंगे, और पॉलीसेक्राइड भी हम लोग पढ़ लेंगे। तीसरा कौन हो गया बच्चों? लिपिड्स हो गया। लिपिड्स में हम लोग सिंपल लिपिड भी पढ़ लेंगे, फॉस्फोलिपिड भी पढ़ लेंगे, जो कि एक प्रकार का कंपाउंड लिपिड होता है। और इसके अलावा कौन हो गया? तो न्यूक्लिक एसिड हो गया, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन बेस के बारे में भी देख लेंगे। इसके अलावा हम लोग उसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे, और फिर डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को भी उसमें देख लिया जाएगा। तो कुल मिला के मोटा मोटी यही पढ़ना है हम लोगों को। तो अगर यहाँ पे बात की जाए बायोमोलिकुल्स के बारे में, तो देखिए पहले आपके लिए हम आसान कर देते हैं, जिससे नीट का बेसिक क्वेश्चन सब बड़ा झटके में आपसे बन जाएगा। पहला बायोमोलिकुल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन आता है? सबसे पहले भाई साहब आते हैं मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होता है ना बच्चों, वो सिंगल यूनिट होता है, अकेला यूनिट होता है। तो इसकी तो बात ही करना बेकार है, ये सिंगल यूनिट होता है। तो सिंगल यूनिट के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड तो तब न बनेगा जब दो लोग रहेंगे तो बीच में बॉन्ड बना के उनको जोड़ना पड़ेगा। ये अकेला है तो क्या बॉन्ड बनाएगा? कुछ बॉन्ड नहीं बनाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, यानी कि इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ते होंगे। इसमें 2 से 10 यूनिट जुड़ता है, यानी कि 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है, 4 यूनिट भी हो सकता है, 10 यूनिट तक हो सकता है। और इसमें कितना होता है? मोर देन 10, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक होता है। तो यहां पे होगा 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। और इसमें होता है मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। तो 10 यूनिट से ज्यादा यहां पे होता है। लेकिन मुद्दा यह है कि इन दोनों में बॉन्ड तो बनता ना होगा, तो कौन सा बॉन्ड होता है? तो यहां पे बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर या फिर कनेक्ट्स द यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के यूनिट को जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो करता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज को यही लिंकेज जो है वो मोनोसैकेराइड को जोड़ के रखता है। हम बनाना भी सीखेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी नाम तो पहले देख लो। तो देखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का चर्चा मोनोसैकेराइड में कभी कर भी मत देना, क्योंकि मोनोसैकेराइड बेचारा कैसा यूनिट है? सिंगल यूनिट है। तो सिंगल यूनिट में कोई भी बॉन्ड वगैरह पाया नहीं जाएगा, क्योंकि सिंगल यूनिट को आप किसके साथ जोड़ोगे? किसी के साथ नहीं जोड़ोगे। चलो अब आ जाओ दूसरा। दूसरा कौन है? तो पॉलीपेप्टाइड। चलिए, पॉलीपेप्टाइड।
अगर हम पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, इसमें पॉलीमर होता है, किसका, अमीनो एसिड का, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है तो अमीनो एसिड आपस में जुड़ता ना होगा, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, जिसकी मदद से अमीनो एसिड आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ बायोमोलिक्यूल अगर कोई है तो वो कौन सा बॉन्ड है बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन बायोमोलिक्यूल, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो कौन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये भी हम लोग बनाना सीखेंगे, पहले हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। अगला बॉन्ड यहाँ पे, अगला जो कंपाउंड है बच्चों वो कौन सा कंपाउंड है, लिपिड्स है। और लिपिड में आता है आपको ग्लिसराइड्स, है ना, लिपिड में कौन आता है, ग्लिसराइड्स। तो जो ग्लिसराइड्स होगा ना बच्चों, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड होगा। जो ग्लिसराइड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड। ये भी हम बनाना सीखेंगे, पहले नाम तो लिख लिया जाए। और चौथा वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे बच्चों, वो कौन सा बॉन्ड, वो कौन सा कंपाउंड हो गया, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में तरह तरह के बॉन्ड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस और कौन जुड़ा होता है, देखिए नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा होता है सुगर, नाइट्रोजन बेस के साथ कौन जुड़ा होता है, सुगर। और सुगर के साथ कौन जुड़ा होता है, फॉस्फेट, है ना, ये फॉस्फेट जुड़ा होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। देखिए नाइट्रोजन बेस और सुगर के बीच का जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का नाम क्या है, तो इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बना के दिखाएंगे। इसका नाम क्या है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, है ना। और फिर अगला वाला फॉस्फेट जो होता है, अगला वाला फॉस्फेट जो होता है वो वापस से इसके साथ आपस में जुड़ जाता है, शुगर के साथ ही जुड़ जाता है, तो वहां पे बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है। तो नाइट्रोजन बेस में मतलब न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड भी होगा, शुगर के साथ एक और फॉस्फेट जुड़ सकता है तो उसको कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। और इसके अलावा अगर दो चेन है तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर पढ़ना बड़ा जरूरी है, बिना स्ट्रक्चर को पढ़े ऐसे हवा में आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन सब को आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसे स्ट्रक्चर इन सब का भी पढ़ना जरूरी है। क्लियर है। तो ये तो हो गया सिंपल सा बायोमोलिक्यूल्स का पहले कैटेगराइजेशन। चलिए अब इंडिविजुअल हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं, कौन सा है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो नाम पड़ा है ना, वो क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो, कार्बो मतलब क्या होगा, कार्बन, और हाइड्रेट मतलब हो गया H2O, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, मतलब एक ऐसा जो हाइड्रेट्स ऑफ क्या होगा, कार्बन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बड़ा मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, सब तो नहीं होता है लेकिन मोस्टली स्वीट इन टेस्ट होता है, इसलिए इसको कॉमनली हम लोग क्या कह देते हैं, तो शुगर कह देते हैं, है ना। तो अब यहां चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या बोल सकते हैं इसको, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अच्छा, हाइड्रेट ऑफ कार्बन को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कार्बन है और इसका हाइड्रेट है यानी कि H2O है, तो यहां पे कुछ लिख दो, CN होगा और H2O का क्या होगा, Y होगा। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। जैसे ग्लूकोज को लिखिए तो बच्चों जरा एग्जाम्पल के तौर पे, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होता है, बहुत बढ़िया। ये कौन है, ग्लूकोज है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं C6H2O6। देखो इस केमिकल फॉर्मूला को फॉलो कर लिया कि नहीं कर लिया। सेम फ्रक्टोज को भी लिखा जा सकता है
है ना। तो C6H2O6 जो है ये कौन हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया। बताओ ये केमिकल फॉर्मूला फॉलो किया कि नहीं किया। तो ऑल द कंपाउंड जो इस केमिकल फॉर्मूला को फॉलो करेगा क्या वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अभी तो आपका मन कह रहा होगा बोल दे हाँ होगा, कह दो क्या दिक्कत है, लेकिन ऑल नहीं होगा। पंगा तो आता है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो और प्रॉब्लम ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चलो एक और कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखते हैं जिसका मोस्ट कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। क्या होगा फॉर्मूला एसिटिक एसिड का, CH3COOH, है ना। ये एक फैटी एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, वो फैटी एसिड होता है। अब चलो इसको लिखने का कोशिश करो इस तरीके से, तो लिख सकते हो कार्बन और बाजू में लिख देते हैं H2O। अब गिन लीजिए कार्बन कितना है 2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ 2 लग सकता है। बताओ इस फॉर्मूला को फॉलो किया कि नहीं किया, बिल्कुल फॉलो किया। तो क्या लगता है हर वो कंपाउंड जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा क्या वो कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा ना, नहीं होगा। तो फिर कब होगा कार्बोहाइड्रेट, तो मिनिमम बच्चों ना कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए। मिनिमम कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर 3 से कम कार्बन है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसका नाम है ग्लिसर अल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 3 कार्बन कंपाउंड के होते हैं। इनसे सिंपल कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे कार्बन का नंबर मिनिमम कितना होना चाहिए, 3। तो देखिए आपके सामने एक एग्जांपल हम रख दिए। तो ये तो चलो पहला चीज हमारा एक क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, लेकिन हर वो कंपाउंड जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। आपके सामने साक्षात एग्जांपल रखा गया है किसका, एसिटिक एसिड का। चलिए अब कार्बोहाइड्रेट को ना हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई जब किया गया तो पता चला कि जिसमें सिंगल सिंगल यूनिट होगा उसको आप क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड। जिसमें 2 से लेकर के 10 यूनिट होगा उसको आप क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड। और जिसमें बहुत सारे यूनिट्स होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया सबसे पहले कौन सा था, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब है अकेला होगा, सिंगल यूनिट होगा, सिंगल यूनिट होगा। ये पानी में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ये पियोगे ना तो बड़ा मीठा लगेगा, स्वीट इन टेस्ट, है ना। इसके अलावा दूसरा वाला जो आया वो कौन सा आया, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में कितना यूनिट रहा, तो यहां पे 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड लिंक्ड बाय कौन सा लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो उसमें ये पाया जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये भी बच्चों ना सॉल्युबल इन वाटर होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा। और इसके अलावा ये भी जो होगा ना वो स्वीट इन टेस्ट होगा। ये भी बड़ा मीठा लगता है पीने में, है ना, स्वाद इसका मीठा लगेगा। अब तीसरा वाला जो है ना, तीसरा वाला उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। जो तीसरा वाला है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में कितना यूनिट होने वाला है, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड लिंक्ड बाय कौन सा लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। यानी कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से 10 से ज्यादा यूनिट होगा, यहां पे लिंक्ड होंगे। अच्छा ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। और नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये आपको मीठा भी नहीं होगा। तो बताइए जो चीज आपको मीठा लगता है, खाते और मीठा लगता है तो बोलते हैं ना इसमें शुगर है, यानी कि शुगर एक ऐसा वर्ड है जो मीठा वर्ड के साथ जुड़ जाता है। तो बताइए ये मीठा लगता है, शुगर है, मीठा लगता है, शुगर है,
नहीं मीठा लगता है, नॉन शुगर है। तो बताइए पॉलीसेकेराइड को क्या कहा जाएगा, शुगर कहा जाएगा या नॉन शुगर कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा नॉन शुगर, ये शुगर नहीं होता है, नॉन शुगर। और ये दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, शुगर कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड शुगर, दे आर कॉल्ड शुगर। इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, शुगर कहेंगे। तो शुगर क्या पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट शुगर है? नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुल सकता है और स्वाद मीठा लगता है उसको हम लोग कहते हैं शुगर। तो मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड आर शुगर बट पॉलीसेक्राइड आर नॉट शुगर, दे आर नॉन शुगर। क्या आपको एग्जाम्पल याद है? तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। पहले सिंपल लेके चलते हैं। मोनोसेकेराइड में ना अलग अलग कार्बन की संख्या होती है। 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, 4 कार्बन वाला भी हो सकता है, 5 कार्बन वाला भी हो सकता है, 6 कार्बन वाला भी हो सकता है और 7 कार्बन वाला भी हो सकता है। अगर मान लो 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है तो उसको आप क्या कहोगे, ट्राइयोज कहोगे। अगर 4 कार्बन वाला है तो उसको आप लोग क्या कहोगे, टेट्रोज कहोगे। अगर 5 कार्बन वाला है तो उसको क्या कहोगे, पेंटोज कहोगे। अगर 6 कार्बन वाला है तो उसको क्या कहोगे, हेक्सोज कहोगे। और अगर 7 कार्बन वाला है तो उसको क्या कहोगे, हेप्टोज कहोगे। यानी कि यहां पे बताइए कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेक्राइड्स हैं उस मोनोसेक्राइड में कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है? तो कार्बन की संख्या अगर 3 होगी तो क्या कहेंगे, ट्रायोज। फॉर्मूला क्या होगा, C3H6O3, है ना। अगला जो है वो कौन होगा, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4, तो क्या कहेंगे, टेट्रोज, C4H8O4। अगर कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5, तो क्या कहेंगे, पेंटोज। पेंटोज कौन हो जाएगा, C5H10O5। अगर कार्बन की संख्या हो जाएगी 6 तो क्या कहेंगे, हेक्सोज। कितना होगा कार्बन यहाँ पे, C6H12O6। और अगर जो कार्बन की संख्या 7 हो जाएगी तो क्या कहेंगे, हेप्टोज। हेप्टोज C7H14O7। ये हो गया इनका केमिकल फॉर्मूला। अब फटाफट इनका नाम देख लिया जाए। तो 3 कार्बन वाला जो मोनोसेकेराइड है वो 2 नाम है, एक है ग्लिसर अल्डिहाइड और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बच्चों अगर आप लोगों ने प्लांट रेस्पिरेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ग्लाइकोलिसिस नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो 10 स्टेप में होता है और 10 एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन्हीं में आपने नाम सुना होगा किस कंपाउंड का, फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड का। तो हम यहां से फॉस्फो हटा दे रहे हैं और क्या लिख दे रहे हैं, ग्लिसर अल्डिहाइड। तो बताइए ग्लिसरल्डिहाइड, अब आप नाम सुनेंगे तो कौन होता है, ट्रायोज होता है, यानी कि कौन होता है, मोनोसेकेराइड होता है। इसके अलावा आपका दूसरा नाम क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन भी कौन होता है, ट्रायोज होता है। टेट्रोज की अगर बात की जाए ना बच्चों तो टेट्रोज में होता है इरिथ्रोज, इरिथ्रोज होता है। और दूसरा नाम जो होता है वो होता है इरिथ्रुलोज, इरिथ्रोज या इरिथ्रुलोज। अगर हम यहाँ पेंटोज की बात करें ना बच्चों तो यहाँ पे होता है राइबोज, राइबोज के साथ होता है राइबुलोज, राइबुलोज के साथ होता है जाइलोज, जाइलोज के साथ होता है जाइलुलोज। और एक राइबोज का ही फॉर्म होता है लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। एक ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या नाम होगा, डीऑक्सीराइबोज। तो भैया इसका केमिकल फॉर्मूला तो ये नहीं होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो डीऑक्सीराइबोज का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए हेक्सोज में कौन होगा, तो आपको तो मालूम ही है ग्लूकोज होगा। तो हेक्सोज में जो होगा वो ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज के अलावा और कौन होगा, फ्रक्टोज होगा।
फ्रक्टोज के अलावा और कौन होगा? गैलेक्टोज होगा। अच्छा, गैलेक्टोज के अलावा और कौन होगा? तो मैनोज होगा। मैनोज के अलावा और कौन होगा? तो रैमनोज होगा। यहाँ पे कौन होगा? रैमनोज होगा। देखिए रैमनोज में भी एक पंगा है, रैमनोज में भी ना एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O5 हो जाएगा बच्चों, है ना। और इधर जो होने वाला है वो एक ही एग्जाम्पल है, सेडोहेप्टुलोज। तो ये सारे नाम जो अभी बोर्ड पे लिखे गए हैं, ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोज, इरिथ्रुलोज, राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, रैमनोज, सिडोहेप्टुलोज, ऐसे ऐसे ना 20 मोनोसेक्राइड होते हैं, 20 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो मोनोसेक्राइड की कुल संख्या कितनी होती है? 20 इन नंबर, जिसमें से कॉमन नाम आपको अभी बोर्ड पे दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बड़ा मस्त होता है, जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसमें या तो आपको अल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा या तो आपको कीटोन ग्रुप दिखेगा। हालांकि ये नाम तो खुद ही हल्ला कर रहा है कि भाई मेरे पास अल्डिहाइड है, और ये नाम खुद ही हल्ला कर रहा है कि भाई मेरे पास कीटोन है। तो देखो ये कैसा होगा, इसमें कीटोन ग्रुप होगा, इसमें कैसा ग्रुप होगा? अल्डिहाइड ग्रुप होगा। इरिथ्रोज का भी जो स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो इसमें अल्डिहाइड होता है। इरिथ्रुलोज का बनाओगे ना, तो इसमें कीटोन होता है। राइबोज में अल्डिहाइड होता है। जो राइबुलोज होता है इसमें आपको कीटोन पाया जाएगा। जो जाइलोज होता है इसमें आपको अल्डिहाइड होगा। जाइलुलोज में जो होगा वो कीटोन होगा। डीऑक्सीराइबोज में भी आपको अल्डिहाइड होगा। ग्लूकोज में अल्डिहाइड होगा। फ्रक्टोज में कीटोन होगा। अच्छा, गैलेक्टोज में अल्डिहाइड होगा। मैनोज में भी अल्डिहाइड होगा। अच्छा, इसके अलावा रैमनोज जो होता है ये भी अल्डिहाइड होता है, और सीडोहेप्टुलोज में आपको कीटोन होता है। तो बोलोगे आप तो इतना फटाफट बता दिए, हम कैसे समझेंगे बिना स्ट्रक्चर देखे? स्ट्रक्चर दे देंगे तो सब समझ जाएगा, लेकिन बायोलॉजी है ना, यहाँ थोड़ा सा मेमोरी भी काम करना चाहिए। लेकिन आप मेमोरी अगर स्मार्ट वे में लगाते हैं तो काम हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये दोनों में तो ज्ञात करने की क्या जरूरत है, तो खुद ही हल्ला कर रहा है कि भाई हम अल्डिहाइड है और हम कीटोन है। लेकिन इसमें देखो नाम में क्या लिखा हुआ है? रोज, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? लोज। जिसके भी नाम में लोज है ना लास्ट में, वो कीटोन वाला है। इरिथ्रुलोज कीटोन, राइबुलोज कीटोन, जाइलुलोज कीटोन, सेडोहेप्टुलोज कीटोन, है ना। एक ही एक्सेप्शन तुक्का यहां नहीं भिड़ेगा, वो है फ्रक्टोज। तो आप याद रखना, जितना भी नाम के लास्ट में लोज लगा होगा वो सारा का सारा कीटोन होगा, और एक फ्रक्टोज है जो कीटोन होगा। बाकी सारे के सारे जो होंगे वो कौन होंगे? आपके अल्डिहाइड होंगे। तो इस तरीके से आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑल अबाउट द किसके बारे में? द नेम ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड। तो वीडियो का एक अगला पार्ट आएगा, उस अगले पार्ट में हम लोग मोनोसैकेराइड के पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं और जल्द मिलते हैं अगले ही वीडियो में इसी टॉपिक को यहां से आगे बढ़ाते हुए। क्लियर है? तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।